सूरजपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। चारों तरफ हरे भरे खेत, मिट्टी की खुशबू और लोगों के दिलों में अपनापन हुआ करता था। उसी गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना सा कच्चा घर था, जिसमें रघुनाथ अपनी बेटी मीरा के साथ रहता था। कभी रघुनाथ के पास भी अच्छी खासी जमीन हुआ करती थी। गांव में उसका सम्मान था और लोग उसकी ईमानदारी की मिसाल दिया करते थे। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कुछ साल पहले अचानक आई बीमारी ने उसकी पत्नी को उससे छीन लिया था। पत्नी के जाने के बाद रघुनाथ ने अपने दोनों बच्चों को माँ और बाप दोनों बनकर पाला था। उसका एक बेटा था, करण। करण बचपन से ही पढ़ाई में तेज था। रघुनाथ का सपना था कि उसका बेटा बड़ा आदमी बने और परिवार की गरीबी दूर करे। इसी सपने को पूरा करने के लिए उसने अपनी आधी जमीन बेच दी और गांव के सबसे बड़े साहूकार से कर्ज लेकर करण को शहर पढ़ने भेज दिया। रघुनाथ अक्सर गांव के मंदिर में जाकर भगवान से यही प्रार्थना करता था, हे भगवान, मैंने तो अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ दे दिया। बस मेरे बेटे को इतना काबिल बना देना कि मेरी बेटी का भविष्य सुरक्षित हो जाए और हमारे घर की परेशानियां खत्म हो जाएं। वहीं दूसरी तरफ उसकी बेटी मीरा अपने पिता की हालत समझती थी। वह कम उम्र में ही समझदार हो गई थी। सुबह होते ही वह घर का काम करती, फिर गांव के लोगों के घरों में छोटा मोटा काम करके कुछ पैसे कमाती ताकि घर का खर्च चल सके। एक शाम रघुनाथ दरवाजे पर बैठा पुराने खतों को देख रहा था। ये वही खत थे जो उसने करण को शहर भेजने के बाद लिखे थे। मीरा ने पिता को उदास देखा तो पास आकर बैठ गई। क्या हुआ बाबा? आज फिर भैया की याद आ रही है। आप जब भी पुराने खत देखते हैं, आपकी आंखों में एक अलग ही उदासी दिखाई देती है। बेटी, माँ बाप का दिल भी बड़ा अजीब होता है। बच्चा चाहे कितना भी दूर चला जाए, उसकी राह देखते देखते आंखें थक जाती है, लेकिन इंतजार कभी खत्म नहीं होता। मुझे बस अपने करण के लौटने का इंतजार है। आप चिंता मत कीजिए, भैया जरूर आएंगे। भैया जरूर आएंगे बाबा। आपने उनके लिए अपनी जमीन तक बेच दी, अपनी खुशियाँ तक कुर्बान कर दी। वो आपके इस प्यार और त्याग को कभी नहीं भूल सकते। बस बेटी, यही उम्मीद मुझे आज तक जिंदा रखे हुए है। मुझे भरोसा है कि मेरा बेटा एक दिन जरूर लौटेगा और हमारे सारे दुख खत्म कर देगा। कुछ दिनों बाद गांव का साहूकार धनराज उनके घर आया। धनराज गांव का सबसे अमीर आदमी था। उसके पास बहुत जमीन थी, लेकिन उसके दिल में दया नाम की कोई चीज नहीं थी। अरे रघुनाथ, कब तक घर के अंदर छिपे बैठे रहोगे? बाहर आओ और बताओ, आखिर मेरे पैसे कब लौटाने वाले हो? रघुनाथ बाहर आया और हाथ जोड़कर बोला, धनराज जी, मैं आपका कर्ज नहीं भूला हूँ। बस हालात कुछ ऐसे हैं कि थोड़ा वक्त लग गया। मेरा बेटा करण जल्द ही शहर से लौटने वाला है। उसकी नौकरी लग गई है। वह आते ही आपका पूरा कर्ज चुका देगा। तुम्हें अभी भी अपने उस बेटे पर इतना भरोसा है? रघुनाथ, लगता है तुम्हें शहर की असलियत का अंदाजा नहीं है। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है रघुनाथ। शहर की चमक दमक इंसान की सोच बदल देती है। वहां पहुंचने के बाद अक्सर लोगों को अपनी पुरानी झोपड़ी और बूढ़े माँ बाप तक याद नहीं रहते। वो मेरा बेटा है धनराज जी। मैंने उसे अपनी आंखों के सामने बड़ा किया है। उसके लिए अपनी जमीन बेची है, कर्ज लिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। धनराज जी, मेरे भाई के बारे में ऐसी बातें मत कीजिए। आप उन्हें जानते तक नहीं हैं। उन्होंने भले ही शहर में पढ़ाई की हो, लेकिन वो अपने परिवार को कभी नहीं भूलेंगे। बेटी, जिंदगी का अनुभव उम्र के साथ मिलता है। उम्मीद रखना अच्छी बात है, लेकिन किसी इंसान से जरूरत से ज्यादा उम्मीद रखना कभी कभी इंसान को अंदर से तोड़ देता है। मैं तुम्हें 15 दिन का आखिरी समय दे रहा हूं। इन 15 दिनों में अगर मेरा पैसा मुझे वापस नहीं मिला तो समझ लेना कि यह घर तुम्हारा नहीं रहेगा। फिर चाहे तुम कितनी भी मिन्नतें क्यों ना करो। इतना कहकर धनराज वहां से चला गया। उस दिन के बाद रघुनाथ हर दिन गांव के रास्ते की तरफ देखने लगा। हर गुजरते आदमी में उसे अपना बेटा दिखाई देता। हर शाम वह सोचता, शायद आज करण आ जाए। लेकिन दिन बीतते गए, 15 दिन पूरे हो गए, करण नहीं आया। न कोई संदेश आया, न कोई चिट्ठी। धनराज फिर उनके घर पहुंच गया। तो रघुनाथ, कहाँ है तुम्हारा बेटा? बस थोड़ा और इंतजार कर लीजिए धनराज जी।
मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा बेटा जरूर आएगा। हो सकता है रास्ते में कोई परेशानी आ गई हो। 15 दिन पहले भी तुमने यही कहा था रघुनाथ। अब मेरे सब्र का बांध टूट चुका है। मुझे तुम्हारे बेटे की मजबूरी से कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ अपना पैसा चाहिए। धनराज जी, हम आपकी परेशानी समझते हैं, लेकिन हमारे हालात भी देखिए। बस कुछ दिन और दे दीजिए, हम किसी भी तरह मेहनत करके आपका पैसा लौटा देंगे। ठीक है, तुम्हारी बात मानकर एक आखिरी मौका दे रहा हूं, लेकिन याद रखना अब सिर्फ 1 महीना है। इसके बाद ना कोई बहाना चलेगा और न ही कोई मिन्नत काम आएगी। समय गुजरता गया। 1 महीने बाद भी करण नहीं आया। रघुनाथ की चिंता अब डर में बदल चुकी थी। बाबा, अगर भैया खुद नहीं आ रहे हैं, तो क्या हमें शहर जाकर उनसे मिलना चाहिए? शायद उन्हें हमारी परेशानी का पता ही नहीं है। हाँ बेटी, शायद यही सही होगा। हो सकता है करण किसी मजबूरी में हमें खबर न दे पा रहा हो। मैं भी अपने बेटे को एक बार अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। अगली सुबह दोनों ने गांव के एक आदमी से थोड़े पैसे उधार लिए और शहर जाने के लिए निकल पड़े। रघुनाथ के मन में अभी भी उम्मीद थी। वह रास्ते भर यही सोचता रहा। मेरा बेटा मुझे देखते ही गले लगा लेगा। वह कहेगा कि बाबा आप इतने परेशान थे और मुझे बताया भी नहीं। लेकिन उसे नहीं पता था कि शहर में उसका इंतजार एक ऐसी सच्चाई कर रही थी जो उसके दिल को तोड़ देगी। शहर पहुंचकर उन्होंने बड़ी मुश्किल से करण का पता ढूंढा। करण अब एक अच्छे इलाके में रहता था। रघुनाथ की आंखों में खुशी आ गई। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। सामने करण खड़ा था। अपने पिता और बहन को अचानक सामने देखकर वह कुछ पल के लिए चुप रह गया, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी, सिर्फ परेशानी थी। रघुनाथ मुस्कुराते हुए बोला, बेटा, इतने दिनों से तेरा इंतजार कर रहा था। आज तुझे अपनी आंखों के सामने देखकर मेरा दिल खुश हो गया। आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? बेटा, तू हमें देखकर खुश नहीं हुआ। मैं तो सोच रहा था कि तू हमें देखते ही गले लगा लेगा। आखिर इतने महीनों बाद हम तुझसे मिलने आए हैं। ऐसी बात नहीं है पिताजी, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, लेकिन आपको इस तरह अचानक मेरे घर नहीं आना चाहिए था। यहाँ मेरी अपनी जिंदगी और कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। रघुनाथ के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसे पहली बार लगा कि शायद कुछ बदल चुका है। भैया, हम शौक से यहाँ नहीं आए हैं। अगर घर में हालात ठीक होते तो बाबा कभी आपकी चौखट पर नहीं आते। धनराज साहूकार घर खाली करवाने की धमकी दे रहा है और हमारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बची। मैं आपकी परेशानी समझता हूँ, लेकिन सच कहूँ तो इस समय मैं आपकी कोई बड़ी मदद नहीं कर सकता। मेरी अपनी जिंदगी में भी बहुत सारे खर्चे और जिम्मेदारियां हैं। क्या मतलब बेटा? तू तो हमेशा कहता था कि नौकरी लगते ही सबसे पहले घर की परेशानियां दूर करेगा। मैंने तो तेरे इसी भरोसे पर अपनी जमीन और अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। पिताजी, वक्त के साथ हालात बदल जाते हैं। अब मैं शहर में अपनी जिंदगी बना चुका हूँ। मेरे भी खर्चे हैं, जिम्मेदारियां हैं। मैं सब कुछ छोड़कर गांव वापस नहीं जा सकता। बेटा, हमने तुझसे गांव लौटने के लिए नहीं कहा। हम तो बस उस कर्ज से बचने की उम्मीद लेकर आए हैं जो मैंने तेरी पढ़ाई और तेरे भविष्य के लिए लिया था। पिताजी, वो कर्ज आपने लिया था, मैंने नहीं। आपने अपनी मर्जी से मेरी पढ़ाई पर पैसा खर्च किया था। अब हर चीज की जिम्मेदारी मुझ पर डालना ठीक नहीं है। ये शब्द सुनते ही रघुनाथ अंदर तक टूट गया। जिस बेटे के लिए उसने अपनी जिंदगी लगा दी थी, आज वही बेटा जिम्मेदारी से बच रहा था। मीरा गुस्से और दुख में बोली, भैया, क्या आपको वो दिन बिल्कुल याद नहीं है जब आप बीमार पड़ते थे और बाबा पूरी रात आपके सिरहाने बैठे रहते थे? आपकी फीस भरने के लिए उन्होंने कई बार खुद खाना तक नहीं खाया था। मीरा, मुझे सब याद है। मैं ये नहीं कह रहा कि पिताजी ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, लेकिन अब हालात पहले जैसे नहीं हैं। मैं अपनी जिंदगी पीछे छोड़कर हर समस्या का समाधान नहीं कर सकता। तभी अंदर से एक महिला की आवाज आई। करण, दरवाजे पर कौन आया है? इतनी देर से तुम किससे बात कर रहे हो? करण थोड़ा घबरा गया। कोई खास बात नहीं है। गांव से कुछ लोग आए हैं, मैं अभी उन्हें भेज देता हूँ। कुछ देर बाद अंदर से एक महिला बाहर आई। वह करण की पत्नी निशा थी। निशा ने रघुनाथ और मीरा को देखा और पूछा, ये लोग कौन हैं?
और इन्हें देखकर तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? ये मेरे गांव के लोग हैं, कुछ काम से आए थे। मैं अभी इनसे बात करके इन्हें वापस भेज देता हूँ। रघुनाथ की आंखें नम हो गईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका अपना बेटा उसे पहचानने से भी इनकार करेगा। मीरा ने दुखी होकर कहा, भैया कम से कम इतना तो बता देते कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, हम तुम्हारे अपने हैं। हमें ये बात दूसरों से पता चलती तो उससे भी ज्यादा दुख होता। करण के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ पल बाद उसने कहा, मैं तुम्हें और पिताजी को बताने वाला था, लेकिन जिंदगी इतनी व्यस्त हो गई कि मौका ही नहीं मिला। बात इतनी बड़ी भी नहीं है कि इसे लेकर इतना सवाल किया जाए। बेटा, क्या हमारी इतनी भी कीमत नहीं रही कि तू अपनी जिंदगी की इतनी बड़ी खुशी हमसे बांटता? मैंने तो सोचा था कि तेरी शादी में सबसे आगे खड़ा होकर अपने बेटे की खुशियां देखूंगा। पिताजी, आप लोग यहाँ ज्यादा देर मत रुकिए। पड़ोसी क्या सोचेंगे, लोग क्या बातें बनाएंगे, ये भी तो मुझे देखना पड़ता है। ये सुनकर रघुनाथ की आंखों से आंसू निकल पड़े। जिस बेटे के लिए मैंने पूरी दुनिया से लड़ाई की, आज उसी बेटे को दुनिया की बातों का डर लग रहा है। शायद सच में मैं तुझे समझने में कहीं गलती कर बैठा। पिताजी, मैं हर महीने आपको कुछ पैसे भेज दिया करूंगा, लेकिन आप लोग यहाँ मत रुका कीजिए। मेरे लिए इस तरह गांव से आकर यहाँ खड़ा होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो भैया आप हमारे साथ गांव वापस नहीं चलेंगे? कम से कम बाबा के लिए तो एक बार उनके साथ चल सकते हो, आखिर वो आपके पिता हैं। नहीं मीरा, मैंने फैसला कर लिया है। मैं अब गांव वापस नहीं जाऊंगा। मेरी जिंदगी अब यही है और मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता। रात रघुनाथ और मीरा शहर के एक छोटे से धर्मशाला में रुके। रघुनाथ पूरी रात सो नहीं पाया। वह बार बार वही शब्द सोच रहा था, पिताजी, वो कर्ज आपने लिया था, मैंने नहीं। दोनों वापस गांव के लिए निकल पड़े। गांव पहुंचते ही धनराज उनके घर के बाहर खड़ा मिला। उसके चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान थी। तो रघुनाथ, आखिर मिल आए अपने बड़े साहबजादे से। बताओ, बेटे ने तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर दी या फिर मेरी बात सच साबित हुई? नहीं धनराज जी, उसने हमारी मदद नहीं की। शायद अब हमारे लिए उसका जीवन बहुत दूर हो चुका है। क्या हुआ रघुनाथ? तुम्हारा बेटा इतना बड़ा आदमी बन गया, फिर भी उसने तुम्हारी कोई मदद नहीं की? लगता है शहर ने उसे सच में बदल दिया। मैंने तुमसे पहले ही कहा था रघुनाथ कि शहर इंसान को बदल देता है, लेकिन तुम अपने बेटे पर आंख बंद करके भरोसा करते रहे। अब तुम्हारे पास अपना कर्ज चुकाने के लिए क्या है? धनराज जी, हम जानते हैं कि आपका पैसा देना हमारा फर्ज है, लेकिन बाबा की हालत देखिए। बहुत इंतजार कर लिया मैंने, अब मुझे अपना पैसा चाहिए। आज से तुम्हारे पास यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। हमें थोड़ा वक्त और दे दीजिए। हम दिन रात मेहनत करके आपका एक एक पैसा चुका देंगे। अब कोई वक्त नहीं मिलेगा। मैंने जितना इंतजार करना था कर लिया। अब मेरे आदमियों को जो करना है करने दो। उसने अपने आदमियों से कहा, इनका सामान बाहर निकाल दो। कुछ ही देर में उनका छोटा सा घर उजड़ गया। पुरानी चारपाई, कुछ बर्तन, कपड़े और अनाज की आखिरी बोरी सब बाहर सड़क पर पड़े थे। गांव वाले दूर खड़े देखते रहे, लेकिन किसी ने आगे बढ़कर मदद नहीं की। रघुनाथ ने अपने टूटे हुए घर को देखा, जिस घर में उसने अपने बच्चों का बचपन देखा था। आज वही घर उससे छिन गया था। चलो बाबा, यहाँ अब हमारे लिए कुछ नहीं बचा। हमारा घर भी चला गया और जिस उम्मीद से हम शहर गए थे वो भी टूट गई। रघुनाथ ने आखिरी बार अपने घर को देखा और भारी कदमों से वहाँ से चल पड़ा। गांव से दूर जंगल के किनारे एक खाली जमीन थी। वहीं दोनों ने लकड़ियों और सूखी घास से एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। अब वही उनका नया घर था। मीरा सुबह जंगल जाती, लकड़ियाँ काटती और बाजार में बेचकर खाना लाती। एक रात तेज बारिश हो रही थी। झोपड़ी की छत से पानी टपक रहा था। रघुनाथ खांसते हुए बोला, बेटी, अगर कल मुझे कुछ हो गया तो तू इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह जाएगी। मैंने तो सोचा था कि मेरा बेटा तेरा सहारा बनेगा। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। बाबा, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आप ही तो मेरी पूरी दुनिया है। जब तक आप मेरे साथ हैं, मुझे किसी और सहारे की जरूरत नहीं है। मैंने हमेशा सपना देखा था कि मेरी बेटी की जिंदगी खुशियों से भरी होगी। मैं तुझे अच्छे घर में विदा करूंगा, लेकिन देखो मेरी मजबूरी ने तुझे दुखों के अलावा कुछ नहीं दिया। बाबा, आपने मुझे धन दौलत नहीं दी तो क्या हुआ? आपने मुझे अपना प्यार और अच्छे संस्कार दिए हैं।
मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत यही है। जंगल के किनारे बनी उस छोटी सी झोपड़ी में अब रघुनाथ और मीरा की जिंदगी बीत रही थी। कभी जिस आदमी के घर में लोगों का आना जाना लगा रहता था, आज वही रघुनाथ दूसरों की नजरों से बचकर जीने को मजबूर था। लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। वह अपनी बेटी के सामने कभी अपनी कमजोरी नहीं दिखाता था। हर सुबह मीरा सूरज निकलने से पहले उठ जाती। वह जंगल जाती, सूखी लकड़ियां इकट्ठा करती और उन्हें बाजार में बेचकर कुछ पैसे कमाती। कभी कभी उसे पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी इतना पैसा नहीं मिलता कि दोनों का पेट भर सके, लेकिन वह पिता के सामने हमेशा मुस्कुराती रहती। एक दिन रघुनाथ ने देखा कि मीरा के हाथों में छाले पड़ गए हैं। उसने दुखी होकर कहा, बेटी, तेरे हाथों में इतने छाले पड़ गए हैं। मेरी मजबूरी की वजह से तुझे इतनी छोटी उम्र में इतना काम करना पड़ रहा है। एक बाप के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। बाबा, आपके लिए मेहनत करना मेरे लिए कोई बोझ नहीं है। अगर मैं आपके मुश्किल समय में आपका साथ नहीं दूंगी, तो फिर आपके सुख में साथ देने का हक भी मुझे नहीं होगा। भगवान ने मुझसे मेरी जमीन छीनी, मेरी पत्नी छीनी और अब मेरा अपना बेटा भी मुझसे दूर हो गया। लेकिन बेटी, तू जैसी औलाद देकर भगवान ने मेरे जीवन की सारी कमी पूरी कर दी। कुछ दिनों बाद गांव में एक खबर फैली। शहर से एक बड़ा डॉक्टर गांव में आने वाला था। उसका नाम था डॉक्टर आरव। आरव एक सफल डॉक्टर था, लेकिन उसका दिल हमेशा गरीब लोगों के लिए धड़कता था। उसके पिता ने बचपन में उसे सिखाया था, बेटा, इंसान की पहचान उसके पैसे से नहीं, बल्कि इस बात से होती है कि वह दूसरों के कितने काम आता है। आरव ने शहर में बड़ा अस्पताल बनाने के बाद फैसला किया कि वह गांवों में जाकर गरीब लोगों का इलाज करेगा। इसी उद्देश्य से वह सूरजपुर गांव आया था। उसके साथ उसके पिता देवेंद्र भी थे। देवेंद्र ने गांव में एक छोटा स्वास्थ्य केंद्र बनाने की योजना बनाई थी, ताकि गरीब लोगों को दूर शहर न जाना पड़े। एक सुबह मीरा हमेशा की तरह जंगल में लकड़ियां काटने गई। उस दिन जंगल कुछ ज्यादा ही शांत था। वह पेड़ के नीचे बैठकर लकड़ियां बांध रही थी कि तभी उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। कोई है? कृपया मेरी मदद कीजिए। मेरे पैर में बहुत चोट लगी है और मैं यहाँ से उड़ भी नहीं पा रहा हूँ। मीरा ने ध्यान से सुना। वह आवाज की दिशा में गई तो देखा कि एक युवक जमीन पर पड़ा हुआ था। उसके पैर में चोट लगी थी। मीरा घबरा गई। आप कौन हैं? आप यहाँ इस जंगल में अकेले कैसे आ गए? मेरा नाम आरव है। मैं गांव की तरफ जा रहा था, लेकिन रास्ता भटक गया और अचानक मेरा पैर फिसल गया। आपके पैर में इतनी गहरी चोट लगी है, पहले इसे बांधना जरूरी है। मीरा ने बिना कुछ सोचे अपनी चुन्नी का कपड़ा फाड़कर उसकी चोट बांध दी। फिर पास के पेड़ से एक मजबूत लकड़ी तोड़कर सहारा बनाया। आरव उसे देखता रह गया। उसने पूछा, आप अकेली लड़की होकर इस सुनसान जंगल में बिल्कुल नहीं डरी? आपने बिना यह जाने कि मैं कौन हूँ मेरी मदद करना शुरू कर दिया। मीरा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मुसीबत में पड़े इंसान की मदद करने से पहले यह देखना जरूरी नहीं है कि वह अमीर है या गरीब, अपना है या पराया। अगर सामने कोई तकलीफ में है तो उसकी मदद करना ही सबसे बड़ी इंसानियत है। आपका नाम क्या है और आप इतनी समझदारी से बात कैसे कर लेती हैं? मेरा नाम मीरा है। जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। शायद इसी वजह से अब छोटी छोटी परेशानियां मुझे डराती नहीं हैं। क्या आप इसी गांव में रहती हैं? मैंने आपको पहले कभी गांव में नहीं देखा। पहले हम गांव में ही रहते थे, लेकिन अब हमारा वहाँ कोई घर नहीं है। मैं और मेरे बाबा जंगल के पास एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं। आरव ने उसके चेहरे पर छिपे दर्द को महसूस किया। कुछ देर बाद आरव के साथ आए लोग उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँच गए। आरव को सुरक्षित देखकर सबने राहत की सांस ली। डॉक्टर साहब, आप यहाँ हैं? हमें तो बहुत डर लग रहा था कि आखिर आपको हुआ क्या है। आरव ने मीरा की तरफ इशारा किया। इनकी वजह से मैं आज बिल्कुल ठीक हूँ। अगर मीरा सही वक्त पर मेरी मदद नहीं करती तो शायद मेरी जान बचना मुश्किल था। इन्होंने बिना किसी स्वार्थ के मेरी जिंदगी बचाई है। आपने डॉक्टर साहब की जान बचाकर हम सभी पर बहुत बड़ा एहसान किया है।
हम आपका धन्यवाद किस तरह करें, हमें समझ ही नहीं आ रहा। इसमें धन्यवाद देने जैसी कोई बात नहीं है। मुसीबत में किसी इंसान की मदद करना हमारा फर्ज है। इंसानियत के लिए किया गया काम कभी एहसान नहीं होता। इतना कहकर वह अपनी लकड़ियों का गट्ठर उठाने लगी। आरव ने कहा, रुकिए, कम से कम आपकी मेहनत का पैसा तो ले लीजिए। आपने मेरी मदद की है और इतना समय भी लगाया है, इसे अपना मेहनताना समझकर रख लीजिए। उसने कुछ पैसे आगे बढ़ाए, लेकिन मीरा पीछे हट गई। नहीं साहब, मैंने आपकी मदद किसी पैसे की उम्मीद में नहीं की। अगर किसी की जान बचाने के बदले पैसे लिए जाएं, तो फिर उस मदद में इंसानियत कहाँ रह जाएगी। आरव उसके जवाब से प्रभावित हो गया। उसने जिंदगी में बहुत अमीर और पढ़े लिखे लोग देखे थे, लेकिन इतनी गरीबी में भी इतना आत्मसम्मान रखने वाला इंसान पहली बार देखा था। जब आरव गांव वापस पहुंचा, तो उसके साथ धनराज भी मौजूद था। धनराज ने आरव का स्वागत करते हुए कहा, डॉक्टर साहब, सूरजपुर गांव में आपका दिल से स्वागत है। आप हमारे गांव में आए हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक बताइएगा। आरव ने मुस्कुराकर धन्यवाद दिया। बातों बातों में आरव ने पूछा, धनराज जी, आज जंगल में मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई। उसका नाम मीरा था। उसी ने मेरी चोट पर पट्टी बांधी और मेरी मदद की। क्या आप उसे जानते हैं? मीरा का नाम सुनते ही धनराज कुछ पल के लिए रुक गया, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। मीरा? हाँ, मैं उसे जानता हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब, आप उससे जितना दूर रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? उस लड़की ने तो बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की है। आखिर उसके बारे में ऐसी बात कहने की वजह क्या है? डॉक्टर साहब, बाहर से देखकर किसी इंसान को समझना आसान नहीं होता। मीरा बहुत चालाक लड़की है। वह अपनी मीठी बातों से लोगों को अपने जाल में फंसा लेती है। गांव में भी कोई उसे पसंद नहीं करता। उसे धनराज की बातें अजीब लगी। जिस लड़की ने बिना किसी स्वार्थ के उसकी जान बचाई थी, उसके बारे में इतनी बुरी बातें सुनकर उसे विश्वास नहीं हुआ। दूसरी तरफ मीरा बाजार में लकड़ियां बेचने पहुंची, लेकिन आज कुछ अलग था। जिस दुकानदार के पास वह रोज लकड़ियां बेचती थी, उसने उसे देखते ही मुंह फेर लिया। नहीं मीरा, आज तो क्या, अब मैं तुमसे कोई लकड़ी नहीं खरीदूंगा। तुम किसी और जगह जाकर अपनी लकड़ियां बेचो। लेकिन लाला जी, आप तो रोज मेरी लकड़ियां खरीदते हैं। आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि आपने लेने से मना कर दिया? मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अब तुम यहाँ से चली जाओ। मैं तुम्हारी कोई लकड़ी नहीं खरीदना चाहता। वह दूसरे दुकानदार के पास गई। वहाँ भी वही जवाब मिला। तीसरे दुकानदार ने भी मना कर दिया। मीरा समझ गई कि किसी ने पूरे बाजार में उसके खिलाफ कुछ कहा है। वह भारी लकड़ियों का गट्ठर उठाकर वापस लौटने लगी। तभी पीछे से आवाज आई। उसने मुड़कर देखा, सामने आरव खड़ा था। आरव ने देखा कि उसके चेहरे पर थकान और आंखों में परेशानी थी। मीरा, मैं देख रहा हूँ कि आज तुम बहुत परेशान हो। क्या हुआ? क्या तुम्हारी सारी लकड़ियाँ आज नहीं बिकी? मीरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कुछ खास नहीं हुआ साहब। शायद आज किस्मत मेरे साथ नहीं थी। सुबह से घूम रही हूँ, लेकिन किसी ने लकड़ियाँ नहीं खरीदी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सारी लकड़ियाँ खरीद सकता हूँ। तुम्हें इतनी दूर वापस लेकर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको सच में इन लकड़ियों की जरूरत है तभी खरीदिएगा। सिर्फ मुझ पर दया करके इन्हें मत खरीदिए। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन किसी की दया के सहारे अपना घर नहीं चलाना चाहती। आरव के मन में मीरा के लिए सम्मान और बढ़ गया। उधर दूर खड़ा धनराज यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा था। वह मन ही मन बोला, अगर आरव और मीरा के बीच यह भरोसा बना रहा तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे आरव की नजरों में मीरा हमेशा के लिए गिर जाए। मैं किसी भी कीमत पर उन दोनों के बीच यह भरोसा नहीं रहने दूंगा। धनराज उस रात अपने घर में बैठा गुस्से से इधर उधर टहल रहा था। उसके मन में बस एक ही बात घूम रही। धनराज की एक बेटी थी जिसका नाम काव्या था। धनराज चाहता था कि आरव की शादी उसकी बेटी से हो जाए। उसे लगता था कि इससे उसका सम्मान और बढ़ जाएगा। धनराज ने अपने नौकर रघु को बुलाया।
मुझे उस मीरा के बारे में सब कुछ पता करना है। वह कहाँ जाती है, किससे मिलती है, क्या करती है, सब। उसकी जिंदगी की एक एक बात मुझे पता होनी चाहिए। लेकिन मालिक, वह तो बहुत गरीब लड़की है, उससे आपको क्या खतरा है? आखिर वह आपका क्या बिगाड़ सकती है? तुम जितना कहा जाए उतना करो। गरीब इंसान को कमजोर समझने की गलती मत करना। कभी कभी गरीब की सच्चाई अमीर के झूठ से ज्यादा ताकतवर होती है। रघु चुप हो गया। उधर आरव गांव में स्वास्थ्य केंद्र के काम में लग गया था। वह रोज गांव के लोगों से मिलता, उनकी परेशानियां सुनता और जरूरतमंदों की मदद करता। एक दिन आरव जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। उसने देखा कि मीरा अपने पिता रघुनाथ के साथ झोपड़ी के बाहर बैठी है। रघुनाथ बहुत कमजोर लग रहा था। आरव उनके पास गया। मुझे आपके पिता की तबीयत के बारे में पता चला, इसीलिए देखने चला आया। जी आइए। बस बाबा की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है। आरव ने रघुनाथ को देखा। इनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। इन्हें काफी समय से कमजोरी है क्या? इनका ठीक से इलाज होना जरूरी है। जी, बाबा काफी दिनों बीमार हैं, लेकिन हमारे पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं हैं। आरव ने तुरंत उनका इलाज किया और दवाइयाँ दी। रघुनाथ ने हाथ जोड़ते हुए कहा, बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। आजकल कौन किसी गरीब के लिए इतना करता है? चाचा जी, इंसान होने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं होता। अगर हम किसी जरूरतमंद के काम नहीं आ सके तो हमारी दौलत और पढ़ाई किस काम की? रघुनाथ की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने बेटे करण की याद आ गई। वह सोचने लगा, जिस बेटे को मैंने अपना खून दिया, उसने साथ छोड़ दिया, और एक अनजान इंसान बिना किसी रिश्ते के मदद कर रहा है। धीरे धीरे आरव और मीरा की बातचीत बढ़ने लगी। मीरा, तुम्हारे परिवार में और कौन है? क्या तुम्हारे पिता और तुम दोनों ही यहाँ रहते हो? एक भाई है, लेकिन अब वो हमारे साथ नहीं है। उसने हमसे अपना रिश्ता ही तोड़ लिया है। हमने उसके लिए सब कुछ किया था, लेकिन जब हमें उसकी जरूरत थी तब वह हमारे साथ नहीं था। आरव को मीरा के जीवन की परेशानियों के बारे में पता चला। आरव ने कुछ नहीं कहा। उसने महसूस किया कि मीरा के दिल में बहुत दर्द छिपा है। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। बारिश कम होने की वजह से कई गरीब किसानों की फसल खराब हो गई। लोग परेशान होने लगे। धनराज ने मौका देखकर किसानों को ऊंचे ब्याज पर पैसा देना शुरू कर दिया। धनराज जी, इतना ब्याज हम गरीब लोग कैसे चुका पाएंगे? हमारी फसल भी खराब हो गई है। पैसा चाहिए तो शर्त माननी पड़ेगी। मैं किसी पर एहसान नहीं करता। जिसे पैसा चाहिए उसे मेरी शर्तों के मुताबिक ही लेना होगा। आरव यह सब देख रहा था। उसने गांव वालों से कहा, आप लोग परेशान मत होइए, हम मिलकर इसका रास्ता निकालेंगे। किसी की मजबूरी का फायदा उठाना सही नहीं है। धनराज को यह पसंद नहीं आया। उसने आरव से कहा, डॉक्टर साहब, गांव के मामलों में ज्यादा दखल देना ठीक नहीं होता। आपको अपने अस्पताल और मरीजों पर ध्यान देना चाहिए। जहाँ किसी गरीब के साथ अन्याय हो रहा हो, वहाँ चुप रहना भी गलत होता है। मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन सबसे पहले इंसान हूँ। धनराज समझ गया कि आरव उसके रास्ते में आ रहा है। उसी रात धनराज ने एक नई चाल चली। उसने गांव में अफवाह फैलानी शुरू कर दी। डॉक्टर आरव उस मीरा के चक्कर में पड़ गया है। कुछ लोग बातें करने लगे। लगता है डॉक्टर आरव उस मीरा के चक्कर में पड़ गया है, तभी तो हर समय उसकी मदद करता रहता है। वो लड़की तो पहले से ही बदनाम है। शायद धनराज जी सही कहते थे। लेकिन कुछ लोग चुप रहे क्योंकि उन्होंने मीरा की अच्छाई देखी थी। अगले दिन आरव को पता चला कि गांव में मीरा के बारे में गलत बातें फैलाई जा रही हैं। वह सीधे धनराज के पास गया। आप जानते हैं कि आपने क्या किया है? मैंने क्या किया डॉक्टर साहब? मैं तो सिर्फ वही कह रहा हूँ जो गांव में लोग खुद आपस में बात कर रहे हैं। किसी निर्दोष लड़की की इज्जत से खेलना और उसके बारे में झूठ फैलाना कोई छोटी बात नहीं है। डॉक्टर साहब, दुनिया में सच हमेशा वही नहीं होता जो दिखाई देता है। कई बार जो सामने दिखाई देता है उसके पीछे कोई और सच्चाई छिपी होती है। सही कहा आपने, लेकिन झूठ ज्यादा दिनों तक नहीं छिप सकता। एक न एक दिन सच्चाई सामने जरूर आती है। धनराज ने मन ही मन ठान लिया था कि अब वह मीरा और रघुनाथ को ऐसा सबक सिखाएगा कि वे दोबारा कभी सिर उठाकर नहीं चल पाएंगे। उस रात वह अपने घर के कमरे में बैठा अपनी योजना बना रहा था। तभी उसकी बेटी काव्या कमरे में आई। पिताजी, आप इतने परेशान क्यों हैं?
मैंने आपको पहले कभी इस तरह चिंता में नहीं देखा। आखिर ऐसी क्या बात हो गई है? तुम्हारी शादी का सपना खतरे में पड़ गया है। जिस रिश्ते को मैं अपने लिए और इस परिवार के लिए सबसे बड़ा सम्मान समझ रहा था, अब वही मेरे हाथ से निकलता दिखाई दे रहा है। क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ है कि आपको मेरी शादी को लेकर इतनी चिंता होने लगी? वो डॉक्टर आरव उस गरीब लड़की मीरा की तरफ आकर्षित हो रहा है। अगर दोनों के बीच रिश्ता बन गया तो मेरी सारी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। लेकिन पिताजी, अगर आरव सच में अच्छा इंसान है तो वह सिर्फ पैसे देखकर फैसला नहीं करेगा। आखिर किसी रिश्ते की नींव सिर्फ दौलत और हैसियत पर तो नहीं रखी जा सकती। तुम नहीं समझती बेटी, दुनिया प्यार से नहीं, ताकत और हैसियत से चलती है। जिसके पास पैसा और ताकत होती है वही अपनी बात मनवा सकता है। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ी घटना हुई। धनराज के घर से कुछ कीमती सामान गायब हो गया। सुबह होते ही धनराज ने पूरे गांव में शोर मचा हाय दिया। मैं लुट गया, हाय मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरे घर में चोरी हो गई है, मेरे घर से इतना कीमती सामान गायब हो गया और मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर यह सब कैसे हो गया। गांव वाले उसके घर के बाहर जमा हो गए। एक आदमी ने पूछा, धनराज जी, आपको किस पर शक है? आखिर आपके घर में चोरी करने की हिम्मत किसने की होगी? धनराज ने कुछ पल के लिए नाटक किया, फिर उसकी नजर सीधे मीरा की झोपड़ी की तरफ गई। मुझे शक नहीं, पूरा विश्वास है। जिसने यह काम किया है उसका मुझे अच्छी तरह पता है, मीरा पर। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे घर से चोरी उसी ने की है। किस पर? आखिर आप किसका नाम ले रहे हैं? मीरा? वह ऐसा कैसे कर सकती है? हमने तो उसे कभी किसी के साथ गलत करते नहीं देखा। गरीबी इंसान से कुछ भी करवा सकती है। जब इंसान के पास खाने तक के पैसे न हो तो वह किसी भी हद तक जा सकता है। लोग हैरान हो गए। कुछ ही देर में धनराज अपने आदमियों के साथ मीरा की झोपड़ी पर पहुंच गया। मीरा और रघुनाथ घबरा गए। धनराज जी, आप यहाँ? आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि आप इतने लोगों को लेकर हमारी झोपड़ी पर आए हैं? तलाशी लेनी है। लेकिन किस बात की? मेरे घर से चोरी हुई है और मुझे पूरा विश्वास है कि चोरी का सामान तुम्हारी झोपड़ी में ही छिपाया गया है। आपने बिना किसी सबूत के हम पर इतना बड़ा आरोप कैसे लगा दिया? अगर तुम बेगुनाह हो तो डर किस बात का? तलाशी होने दो, सच अपने आप सामने आ जाएगा। धनराज जी, मेरी बेटी ऐसा काम नहीं कर सकती। मैंने उसे अच्छे संस्कार दिए हैं। वह गरीब जरूर है लेकिन चोर नहीं है। हर बाप अपनी औलाद को निर्दोष ही समझता है, लेकिन सच क्या है ये सबूत सामने आने के बाद ही पता चलेगा। धनराज के आदमी झोपड़ी की तलाशी लेने लगे। मीरा चुपचाप खड़ी रही। उसे पूरा भरोसा था कि सच सामने आएगा। लेकिन कुछ ही देर बाद एक आदमी जोर से चिल्लाया। उसके हाथ में एक कपड़े की पोटली थी। धनराज जी, यह देखिए, हमें झोपड़ी के पीछे कुछ मिला है। लगता है यही चोरी का सामान है। धनराज ने उसे खोला। उसमें वही गहने और सामान था जो उसके घर से गायब हुआ था। गांव वालों के चेहरे बदल गए। यह तो सच में चोरी का सामान है। अब तो मामला और भी गंभीर लग रहा है। हमें तो यकीन नहीं हो रहा। आखिर मीरा ने ऐसा कैसे कर दिया? मीरा की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, यह झूठ है। मैंने चोरी नहीं की। मुझे नहीं पता यह यहाँ कैसे आया। भगवान की कसम, मैंने किसी के घर से कुछ नहीं चुराया। लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसी समय आरव भी वहाँ पहुँच गया। उसने भीड़ देखी तो वह आगे बढ़ा। यहाँ क्या हो रहा है? इतनी भीड़ क्यों जमा है? और मीरा के घर के बाहर यह सब तमाशा किस बात का है? डॉक्टर साहब, आपने जिस लड़की की तारीफ की थी उसी ने मेरे घर चोरी की है। अब सबूत भी उसके घर से मिल चुका है। आरव ने मीरा की तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द था लेकिन डर नहीं। आरव ने पूछा, क्या तुमने चोरी की है मीरा? मैं तुमसे सच सुनना चाहता हूँ। अगर तुम निर्दोष हो तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। नहीं आरव जी, मैं गरीब हूँ लेकिन बेईमान नहीं। मैंने कभी किसी का हक नहीं छीना और न ही किसी के घर से चोरी की है। आरव कुछ पल उसे देखता रहा। उसे याद था कि जिस लड़की ने उसकी जान बचाई थी, जो पैसे लेने से मना कर देती थी, वह चोरी नहीं कर सकती। उसने मन ही मन फैसला कर लिया। सच सामने लाकर रहूंगा। मैं बिना पूरी सच्चाई जाने मीरा को दोषी नहीं मान सकता। जिसने भी उसे फंसाया है उसे सामने आना ही होगा।
पंचायत बुलाई गई। गांव के सभी लोग चौपाल पर इकट्ठा हुए। धनराज पूरे विश्वास के साथ बैठा था। उसे लग रहा था कि इस बार मीरा बच नहीं पाएगी। रघुनाथ अपनी बेटी के पास खड़ा था। वह कमजोर आवाज में बोला, मेरी बेटी निर्दोष है। आप लोग उसकी गरीबी देखकर उस पर इतना बड़ा इल्जाम मत लगाइए। वह ऐसा काम कभी नहीं कर सकती। सबूत के सामने रिश्ते काम नहीं आते रघुनाथ। अगर तुम्हारी बेटी निर्दोष है तो उसे यह साबित करना होगा। फैसला करने से पहले दोनों पक्षों की बात सुनी जाएगी। किसी निर्दोष को सिर्फ आरोप के आधार पर सजा नहीं दी जा सकती। तभी आरव आगे आया। मुझे कुछ सवाल पूछने हैं। अगर आप लोग सच जानना चाहते हैं तो मुझे इस मामले की तह तक जाने का मौका दीजिए। आरव सबसे पहले उस आदमी के पास गया जिसे चोरी का सामान मिला था। तुम्हें यह पोटली कहाँ मिली? ठीक ठीक बताओ कि यह किस जगह और किस हालत में मिली थी। पुड़ी के पीछे रखी सूखी लकड़ियों के नीचे। मैंने लकड़ियां हटाई तो यह पोटली वहां छिपी हुई मिली। आरव चुप हो गया। वह तुरंत मीरा की झोपड़ी के पीछे गया। वहाँ मिट्टी पर कुछ निशान दिखाई दे रहे थे। वह ध्यान से देखने लगा। अजीब बात है, यहाँ कुछ ऐसा है जो इस पूरी कहानी को बदल सकता है। यहाँ सिर्फ मीरा के पैरों के निशान नहीं हैं, मुझे यहाँ किसी और के आने जाने के निशान भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ किसी और के जूतों के निशान भी हैं और ये निशान काफ़ी गहरे हैं, जैसे कोई भारी जूते पहनकर यहाँ आया हो। पूरा गांव ध्यान से सुनने लगा। आरव ने कहा, अगर मीरा ने चोरी की होती तो वह अपने ही घर के पीछे सामान छिपाकर क्यों रखती? कोई भी चोर चोरी का सामान अपने घर के इतने पास नहीं छिपाएगा। धनराज के चेहरे पर हल्की चिंता दिखाई देने लगी। आरव ने आगे कहा, यह मामला जितना दिख रहा है उतना आसान नहीं है। किसी ने मीरा को फंसाने की कोशिश की है और अब हमें पता लगाना होगा कि वह कौन है। डॉक्टर साहब, आप एक गरीब लड़की के लिए पूरे गांव को गलत साबित कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि बाकी सभी लोग झूठ बोल रहे हैं? मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ धनराज जी, मैं सिर्फ सच के पक्ष में हूँ। आरव की नजर अचानक धनराज के नौकर रघु पर पड़ी। उसके पैरों में वही तरह के भारी जूते थे जैसे निशान मिट्टी पर थे। आरव ने कहा, रघु, तुम कल रात कहाँ थे? मुझे सच सच बताओ, तुम्हारी बात इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। रघु घबरा गया। मैं तो अपने घर पर था। मुझे इस चोरी के बारे में कुछ भी नहीं पता। सच बोलो, क्योंकि झूठ ज्यादा देर तक छिपता नहीं। अगर तुमने कुछ देखा या किया है तो अभी सच बता दो। रघु के माथे पर पसीना आने लगा। धनराज उसे घूर रहा था, मानो चुप रहने का इशारा कर रहा हो, लेकिन रघु के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। आखिर वह टूट गया। वह हाथ जोड़कर जमीन पर बैठ गया। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब और झूठ नहीं बोल सकता। मेरे पास अपनी गलती छिपाने की ताकत नहीं बची है। मैंने चोरी नहीं की थी, लेकिन यह सब धनराज मालिक के कहने पर हुआ था। उन्होंने ही मुझे मीरा की झोपड़ी के पीछे यह सामान रखने को कहा था। यह सुनते ही सबके चेहरे बदल गए। चौपाल पर ऐसा सन्नाटा छा गया था कि किसी को अपनी सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। रघु, जो कुछ तुमने कहा है, क्या वह सच है? पंचायत जी, यह सच है। मैंने जो किया वह गलत था, लेकिन मैंने यह सब अपनी मर्जी से नहीं किया। धनराज मालिक ने मुझे बुलाकर कहा था कि कुछ गहने मीरा की झोपड़ी के पास छिपा देना। उन्होंने कहा था कि अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वह मुझे नौकरी से निकाल देंगे और मेरे परिवार को भी नुकसान पहुंचाएंगे। यह सुनते ही पूरे गांव में हलचल मच गई। धनराज कुछ बोल नहीं पा रहा था। तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ, मैंने यह सब करवाया, लेकिन मेरी भी एक वजह थी। मैं चाहता था कि डॉक्टर आरव मेरी बेटी काव्या से शादी करे, लेकिन यह लड़की बीच में आ गई। मुझे डर था कि अगर आरव इससे प्रभावित हो गया तो मेरी बेटी की शादी उससे नहीं होगी। धनराज जी, आपको अपनी ताकत पर इतना घमंड था कि आपने सोचा एक गरीब लड़की को कोई न्याय नहीं मिलेगा। आपने सिर्फ मीरा पर चोरी का आरोप नहीं लगाया, आपने उसके सम्मान पर हमला किया है। मीरा की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं बल्कि इस बात के थे कि आखिरकार सच सामने आ गया था। पंचायत ने फैसला सुनाया। तुम्हें पूरे गांव के सामने मीरा और रघुनाथ से माफी मांगनी होगी। धनराज के पास अब कोई रास्ता नहीं था। वह धीरे धीरे मीरा और रघुनाथ के सामने आया।
उसने हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ कर दो। लालच और घमंड ने मेरी आंखें बंद कर दी थीं। गलती हर इंसान से हो सकती है धनराज जी, लेकिन कोशिश कीजिए कि आगे किसी गरीब की मजबूरी का फायदा न उठाएं। धनराज को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने फैसला किया कि वह सिर्फ माफी नहीं मांगेगा, बल्कि अपने किए का प्रायश्चित भी करेगा। अगले दिन वह रघुनाथ के घर पहुंचा। रघुनाथ, आज मैं तुमसे कुछ लेने नहीं, बल्कि तुम्हारा हक वापस करने आया हूँ। रघुनाथ हैरान होकर उसे देखने लगा। तुम पर मेरा जितना भी कर्ज था, आज से सब माफ। और जो घर मैंने कर्ज के बदले अपने कब्जे में लिया था, वह भी मैं तुम्हें वापस करता हूँ। रघुनाथ की आंखों में आंसू आ गए। धनराज जी, आपने इतना बड़ा फैसला कैसे लिया? क्योंकि अब समझ आया है कि पैसे और ताकत से किसी गरीब का हक छीना जा सकता है, लेकिन उससे मिलने वाला सुकून कभी नहीं खरीदा जा सकता। मीरा की आंखें भी नम हो गईं। अगर आपको सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो यही आपके लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है मीरा। अब कोशिश करूंगा कि मेरी वजह से किसी गरीब की आंखों में आंसू न आए। रघुनाथ ने अपने पुराने घर की तरफ देखा। वर्षों बाद उसे लगा जैसे उसका खोया हुआ सम्मान और घर दोनों उसे वापस मिल गए हों। शहर में करण की जिंदगी अचानक बदल गई। जिस फैक्ट्री में वह काम करता था, वह हमेशा के लिए बंद हो गई। करण की नौकरी चली गई और उसके पास कोई सहारा नहीं बचा। वह घंटों अकेला बैठकर अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगा। उसे अपने पिता रघुनाथ की बातें याद आने लगी। मैंने अपने ही पिता को इतना दुख कैसे दे दिया। वह दिन भी याद आया जब उसके पिता मदद की उम्मीद लेकर उसके पास आए थे और करण ने उन्हें यह कहकर लौटा दिया था। पिताजी, वो कर्ज आपने लिया था, मैंने नहीं। आपने अपनी मर्जी से मेरी पढ़ाई पर पैसा खर्च किया था। अब हर चीज की जिम्मेदारी मुझ पर डालना ठीक नहीं है। करण की आंखों में आंसू आ गए। उसकी पत्नी निशा ने उसे समझाते हुए कहा, करण, पैसा और नौकरी जिंदगी में दोबारा मिल सकते हैं, लेकिन माता पिता और परिवार का प्यार हमेशा नहीं मिलता। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो देर मत करो। अपने पिता के पास जाओ और उनसे माफी मांगो। निशा की बात करण के दिल में उतर गई। अगली सुबह करण गांव के लिए निकल पड़ा। कई साल बाद जब वह गांव पहुंचा तो उसके कदम सीधे अपने पिता के पास चले गए। रघुनाथ और मीरा उसे देखकर कुछ पल के लिए चुप रह गए। करण अपने पिता के पैरों में गिर पड़ा। बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बहुत बड़ी गलती की। आपने मेरे लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन जब आपको मेरी जरूरत थी तब मैं आपके साथ नहीं था। रघुनाथ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने करण को उठाकर गले लगा लिया। बेटा, पिता अपने बच्चे से नाराज हो सकता है, लेकिन उसका प्यार कभी खत्म नहीं होता। करण अपनी बहन मीरा के सामने भी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मीरा, मैंने तुम्हें भी बहुत दुख दिया, मुझे माफ कर दो। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। भैया, मुझे आपसे शिकायत जरूर थी, लेकिन आप मेरे भाई हो। मैं आपको दिल से माफ करती हूँ। मैं अब गांव में रहकर आपकी और मीरा की सेवा करूंगा। मैंने बहुत साल अपनी जिंदगी के लिए जी लिया, अब अपनों के लिए जीना चाहता हूँ। उस दिन वर्षों बाद परिवार फिर एक हो गया। करण ने गांव में रहकर अपने पिता और बहन की सेवा करने का फैसला किया। वह आरव के स्वास्थ्य केंद्र में भी लोगों की मदद करने लगा। धीरे धीरे गांव वालों के दिल में भी करण के लिए सम्मान लौटने लगा। इधर आरव के मन में मीरा के लिए सम्मान और प्रेम बढ़ता जा रहा था। एक दिन उसने अपने पिता देवेंद्र से कहा, जी, मीरा जैसी सच्ची, समझदार और हिम्मती लड़की मैंने कभी नहीं देखी। मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। अगर आपको उचित लगे तो आप रघुनाथ जी से मेरा रिश्ता मांग लीजिए। बेटा, अगर तुम्हारा मन साफ है और तुम मीरा को सम्मान के साथ जीवन साथी बनाना चाहते हो, तो मुझे इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं। देवेंद्र रघुनाथ के पास गए और आरव के लिए मीरा का हाथ मांग लिया। रघुनाथ जी, मैं अपने बेटे आरव के लिए आपकी बेटी मीरा का हाथ मांगने आया हूँ। देवेंद्र जी, इससे अच्छी बात और क्या होगी। आरव ने मुश्किल समय में हमारा साथ दिया है। मुझे यह रिश्ता मंजूर है। रघुनाथ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने मीरा की ओर देखा और कहा, बेटी, आरव तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। अगर तुम्हारी भी सहमति है तो हमें यह रिश्ता स्वीकार है। मीरा ने शर्माते हुए अपनी सहमति दे दी। पिताजी, मुझे यह रिश्ता मंजूर है। आरव, मेरी बहन ने जिंदगी में बहुत दुख सहे हैं।
अब मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम उसे हमेशा प्यार, सम्मान और खुशियाँ देना। उसका हाथ कभी मत छोड़ना और मेरी बहन को हमेशा खुश रखना। करण भाई, यह सिर्फ आपकी बहन नहीं, अब मेरी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा है। करण ने भी उस दिन समझ लिया कि जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, बल्कि परिवार का प्यार और अपनों का साथ होता है। उसने अपने पिता का हाथ थाम लिया और इस तरह एक टूटा हुआ परिवार फिर से जुड़ गया। एक भाई को अपनी गलती का एहसास हुआ और मीरा को अपना सच्चा जीवन साथी मिल गया।